एलियंस का अभी तक का सबसे बड़ा सर्च हंट। But the discoveries of the Kepler mission suggest that there are billions of habitable planets in our galaxy alone, and there are at least 100 billion galaxies in the visible universe. ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट, जिसमें पिछले करीब 9 सालों में 97 गैलेक्सीज एंड 6 मिलियन रेडियो सिग्नल को स्टडी किया गया एंड फाइनली आज उसका रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है। तो क्या इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग फाइनली हमें कोई आधुनिक सभ्यता मिली, या फिर इन 97 गैलेक्सीज के अरबों खरबों सोलर सिस्टम को खोजने के बाद भी फिर से यही बात हमारे सामने साबित हुई कि हम अकेले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि 2015 में शुरू हुए इस मिशन में सिर्फ 9 सालों के अंदर ही 97 गैलेक्सीज के खरबों स्टार्स एंड अरबों प्लेनेट को आखिर कैसे स्टडी किया गया। क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल भी है, या फिर इस मिशन के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जो पृथ्वी पर बैठकर ही इस पूरे यूनिवर्स में एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या फिर नहीं। इस बात का जवाब काफी आसानी से मिल गया। ये और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना ना कि सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये खुलासे हमारी पृथ्वी पर वो पहला जीव कैसे उत्पन्न हुआ, और क्या हमारी अर्थ को इन एलियन सिविलाइजेशन से कोई खतरा हो भी सकता है या फिर नहीं, इन सभी सवालों का जवाब दे सकता है। तो जब 1960 में पहली बार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने की मुहिम स्टार्ट हुई, तब उस टाइम सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए। तो फाइनली इसका जवाब आया कि सबसे पहले ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोजा जाए जो हमारे अर्थ की तरह ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, यानी कि एक ऐसा जोन जहां पर उस प्लेनेट का पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है। और नेक्स्ट स्टेप था कि उन प्लेनेट पर ऐसे बायोसिग्नेचर्स मींस ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तलाशना जो पृथ्वी पर सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हो, जैसा कि एक कंपाउंड है डाइमिथाइल सल्फाइड जो अर्थ पर मरीन एल्गे यानी कि फाइटोप्लैंक्टन ही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ऐसे ही कंपाउंड के मिलने से फाइनली हम एलियंस की खोज की शुरुआत कर सकते थे। बट क्या एलियन को खोजना इतना भी आसान काम है? ऑब्वियसली नहीं, और इसीलिए नासा एंड ईएसए ने मिलकर इस स्ट्रेटेजी के तहत 3 बड़े स्पेस मिशन कोरॉट, गाया एंड केपलर को लॉन्च किया, और इनफैक्ट उनकी हेल्प से 5573 प्लेनेट में से 63 प्लेनेट को ही शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया। बट एट द एंड नो लक। अब इसके बाद ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट हार मान ही चुके थे, लेकिन तभी अक्टूबर 2023 में अचानक से एक ऐसा पेपर पब्लिश होता है जिसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया था कि केपलर द्वारा खोजे गए प्लेनेट पर डाइमिथाइल सल्फेट पाया गया है, और इसकी ये डिस्कवरी पूरे मिशन के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं थी। एक्चुअल में जब बायोसिग्नेचर्स की हेल्प से एक्सोप्लैनेट की स्टडी किया जा रहा था, तभी उन्हें एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मिला जिसका एनवायरनमेंट हमारी अर्थ से काफी ज्यादा मैच कर रहा था। बट जैसे ही उस प्लेनेट के डाटा को गहराई से देखा गया तो पता चला कि वहां पर कुछ मात्रा में डाइमिथाइल सल्फाइड भी मौजूद है। तो क्या उस प्लेनेट पर डाइमिथाइल सल्फेट का पाया जाना किसी एलियन का प्रेजेंस 100% प्रूफ करने के लिए काफी था? ऑफ कोर्स दैट इज रियलिटी, क्योंकि उस रिसर्च पेपर में ये साफ साफ मेंशन किया गया था कि वो किसी नॉन बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस से नहीं बन सकता। बट ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हम इसे आर्टिफिशियली बना नहीं सकते, और इस कंपाउंड को हम आसानी से लैब में भी बना सकते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मेथेनॉल को 380 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराया जाता है तो हमें इजिली डाइमिथाइल सल्फेट तैयार मिलता है। तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि K2-18b प्लेनेट पर एग्जैक्टली यही सिचुएशन मौजूद हो, और वो भी नेचुरली बन रहा हो, वो भी बिना किसी एल्गे या फिर फाइटोप्लैंक्टन जीव के। जब तक हम अपनी स्टडी को कंफर्म करने के लिए एटलीस्ट ये प्रूफ नहीं कर लेते कि वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मेथनॉल नहीं है, तब तक तो हमें ये मानकर चलना होगा कि वहां पर लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती। इनफैक्ट यही वजह भी है कि साइंटिस्ट ऐसे दूसरे मेथड को भी ढूंढ रहे थे जिससे ये छोटा सा भी डाउट ना आए कि वहां पर लाइफ है भी या फिर नहीं, और ऐसा ही दूसरा मेथड डेवलप किया जो लाइफ प्रेजेंस को कंफर्म कर सके, और इस मेथड को नाम मिला डिटेक्टिंग टेक्नो सिग्नेचर्स। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज तो करेगा ही करेगा। जैसे हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक FM रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन एंड सैटेलाइट स्पेस में रेडियो सिग्नल एमिट करते हैं, वैसे ही उनकी टेक्नोलॉजी से भी रेडियो सिग्नल जरूर एमिट हो रहे होंगे, राइट? तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी से एमिट हुए रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने की मेथड को साइंटिस्टों ने नाम दिया टेक्नो सिग्नेचर्स।
जो बाय द वे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक पहुंचाने में भी हेल्प कर सकती है। इसीलिए इन टेक्नो सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस पूरे एलियन हंट की शुरुआत करने वाले फ्रैंक ड्रेक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस एंड यूरी मिलनर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने मिल्की वे के सेंटर में मौजूद 1700 स्टार्स में टेक्नो सिग्नेचर्स को खोजना शुरू किया, क्योंकि उनका कहना था कि कहीं और हो ना हो बट सेंटर में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ जरूर हो सकती है। अब ऐसा क्यों, आइए इसे हम अर्थ के एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्थ के फॉर्मेशन के 4.6 बिलियन ईयर बाद उस पर पहले इंसान ने कदम रखा और इसके 3 लाख साल बाद हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो आज स्पेस में टेक्नो सिग्नेचर्स को भेज सकती है। मतलब जब हमने स्पेस में टेक्नो सिग्नेचर्स को भेजना शुरू किया तब तक सन अपनी आधी लाइफ जी चुका था, और जिसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि कोई भी स्टार्स जितना पुराना होगा उसके आसपास घूम रहे प्लेनेट पर इंटेलिजेंट लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और किसी भी गैलेक्सी में उसके ओल्ड स्टार्स उस सेंटर के आसपास ही होते हैं। इसलिए रिसर्चर्स ने गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद स्टार्स को चुना। बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स ब्लैक होल एंड पल्सार से आ रहे रेडियो सिग्नल एंड इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से आ रहे सिग्नल, इनमें डिफरेंस जानने के लिए रिसर्चर्स ने पहले इन रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर स्टडी किया एंड उस टाइप के रेडियो सिग्नल को खोजने लगे जो इनसे काफी अलग थे। अब इतनी गहराई से सोच समझकर इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के बाद क्या हमारी मिल्की वे के सेंटर में साइंटिस्टों को ऐसा कोई टेक्नो सिग्नेचर्स मिला जो कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का हिंट देते हों? वेल, ऐसे 11 सिग्नल मिले जो किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहे थे, बट अब तक उन्हें ऐसा किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं मिला था कि वो कंफर्म कर सके कि वो सिग्नल इंटेलिजेंट लाइफ सिविलाइजेशन का ही है। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद वो वहीं पर थे जहां से उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो आखिर वो गलत कहां पर थे? अब देखो, मिल्की वे के सेंटर में मिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें से इन रिसर्चर्स ने सिर्फ 1700 यानी कि 1% से भी कम स्टार्स को ही स्टडी किया। मतलब इस बात की काफी हाई चांसेस है कि बहुत से रेडियो सिग्नल मिस हो गए हों। एंड साइंटिस्टों ने सोचा कि अपने ही गैलेक्सी के स्टार्स को खोजने के बजाय दूसरे गैलेक्सी को स्टडी करते हैं, जिससे हम बिलियंस ऑफ स्टार्स को हम वन वे में ही स्टडी कर सकते हैं। और इसीलिए 2023 में उन्होंने एक ऐसे मेथड को डेवलप किया जिससे वो एक समय पर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स को स्टडी कर सकते थे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी के करीबी गैलेक्सी को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और फिर यूएस में मौजूद टेलीस्कोप की हेल्प से इन्होंने इनसे आ रहे रेडियो सिग्नल से करीब 1440 टीबी जितना डाटा कलेक्ट किया। मतलब समझ रहे हो, इतने डाटा को स्टडी करने के लिए साइंटिस्टों को करीब 4 साल लग जाते। इसलिए इन सभी डाटा को मैनुअली स्टडी करने के बजाय इन्होंने स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करना शुरू किया, और सबसे पहले उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सिग्नल प्लेनेट से आ रहा है। अब क्योंकि कोई प्लेनेट अपने होस्ट स्टार के अराउंड चक्कर लगाते हैं तो उनसे आते रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम या फिर ज्यादा होती रहती है। सो इस पूरे डाटा में से प्लेनेट से आ रहे सिग्नल को ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज किया एंड उसी सिग्नल को चुना जो डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट दिखा रहे थे। एंड इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद उन्हें ऐसे 6 मिलियन सिग्नल मिलते हैं जो किसी न किसी प्लेनेट से आ रहे थे। मतलब साइंटिस्टों ने अब जाकर उन 97 गैलेक्सीज में से ऐसे 6 मिलियन प्लेनेट को आइडेंटिफाई कर लिया था जिनसे हमारे जैसे आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल एमिट हो रहे थे। अब इसके बाद साइंटिस्टों ने सोचा कि हो सकता हो कि इनमें कुछ सिग्नल हमारे सैटेलाइट के ही हो, इसलिए इन बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक नए तरीके के मेथड का इजाद किया। दरअसल उस मेथड में उन्होंने किया कुछ ऐसा कि कुछ टाइम के लिए उस सिग्नल रिसीवर को उस आ रहे सिग्नल की डायरेक्शन की ओर रखा तो कुछ टाइम के लिए उसे अवॉइड किया, जिससे रियल सिग्नल का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। बट जो रियल नॉइस था वो तब भी रिसीव हो रहा था जब वो रियल सिग्नल को अवॉइड कर रहा होता। सो कुछ इस तरीके से उस नॉइस को रिड्यूस करने के बाद ओरिजिनल 6 मिलियन सिग्नल में से 1519 सिग्नल बचे। मतलब ये सिग्नल किसी प्लेनेट से आ रहे थे जो देखने में आर्टिफिशियल भी लग रहे थे और इनमें अभी बैकग्राउंड नॉइस भी नहीं था। तो क्या इस पॉइंट पर हमें किसी एडवांस सिविलाइजेशन के क्लू मिल चुके थे? एंड इसी बात का पता लगाने के लिए उन्होंने इस सभी सिग्नल को मैनुअली एक एक करके स्टडी करना शुरू किया। बट ऐसा क्या रिजल्ट निकला जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी ही डिसअपॉइंटेड हो गई। दरअसल ये पूरा का पूरा सिग्नल खुद के ही डिवाइस का था
बट आखिर कैसे? क्योंकि साइंटिस्टों ने तो पहले ही सभी नॉइज को रिड्यूस कर दिया था, तो उसके बाद भी ये खुद के रेडियो सिग्नल आखिर कैसे निकले? अब यहाँ पर उनसे ये छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि जहाँ पर उन्हें उस सैटेलाइट से निकलने वाले सिग्नल को रिड्यूस कर दिया था, वहीं पर उन्होंने रेडियो, टीवी एंड मोबाइल फोन के सिग्नल को रिड्यूस करना भूल गए थे। मतलब अगर हम इसे भी कंसीडर करें तो ये भी हमारे आसपास का बैकग्राउंड नॉइस ही था। मतलब ऑल इन ऑल इन 97 गैलेक्सीज के 6 मिलियन सिग्नल में से एक भी सिग्नल ऐसा नहीं था जो किसी एलियन सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर सके। दैट मीन्स इन 97 गैलेक्सीज में अरबों खरबों प्लेनेट हैं, बट एक भी में हम जैसी इंटेलिजेंट लाइफ नहीं दिखाई दी। पता है, हमने अभी तक अपनी पूरी कोशिश की एलियंस को ढूंढने में, बेस्ट इक्विपमेंट लगा दिए, बेस्ट से बेस्ट आइडिया भी लगाया, बट अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे हाथ एक रत्ती के बराबर सबूत भी नहीं मिल सका जो एलियन की एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर सके। मतलब ये सब रिसर्च क्लियरली हमें ये बताना चाहती हैं कि हमारा लाइफ कितना ज़्यादा रेयर है। I mean, ये यूनिवर्स हमारे जन्म से भी 14 बिलियन ईयर पहले था और हमारे न रहने के बाद भी ये कई बिलियन ईयर तक जिंदा भी रहेगा। और देखा जाए तो हमें सिर्फ 80 साल ही मिले हैं, और वो भी नसीब अच्छी रही तो। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम इतना अमूल्य बन जाता है जो हर किसी के पास इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।